हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी की मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर की क्लास डेली चल रही है, तो 8 बजे आप लोग करंट अफेयर की क्लास में जरूर आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलता है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। लास्ट में हम करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन, कल के क्वेश्चन का भी हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ में आप सभी को बता दें, आपका जो दूसरा चैनल है वनडे एग्जाम्स 2.0, उस पर आपको मैथ्स और रेगुलर करंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? विकल्प आप सभी के सामने, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस है, बजाज टोक्यो है, फिर भारतीय एक्सा है, फिर बजाज एलियांज है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। इस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। पहला पॉइंट, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा एप्लीकेशन लॉन्च किया। वन स्टॉप शॉप कृषि सखा एप्लीकेशन। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय एक्सा कृषि सखा का उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित कस्टमाइज्ड जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित जो भी कस्टमाइज जानकारी है, इसके माध्यम से इन्हें निर्णय लेने में हेल्प करना, इनकी जानकारी पूरी देना, जो भी ये पूछना चाहते हैं जिस भी तरीके से। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हम कवर करेंगे। यह खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुआई या फिर प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में जो जानकारी होगी वो साझा करेगा। ठीक है, और इस ऐप की मदद से किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब वन स्टॉप इसीलिए कहा गया कि सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी हो जाएंगी कंप्लीट। जितनी भी जानकारी, जितने भी कन्फ्यूजन, जितने भी जो कुछ भी सुझाव होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि भारतीय एक्सा से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय एक्सा की स्थापना कब हुई? 2008 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय एक्सा के एमडी और सीईओ कौन है? ये हैं संजीव श्रीनिवासन। इंपॉर्टेंट है, सभी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए हैं, एक से बढ़ करके एक है। ठीक है, चलिए, आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट का टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वनडे एग्जाम टारगेट आप डालेंगे, वनडे एग्जाम टारगेट डालेंगे विदाउट स्पेस, तो आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम की लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर के डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, अथवा ऐसे सर्च करेंगे तो आपको वनडे एग्जाम टारगेट का टेलीग्राम चैनल दिखेगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ से आपको डेली अपडेट और PDF वगैरह प्राप्त होती रहेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आजकल चर्चा में बना हुआ है। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या फिर रामनाथ कोविंद। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, निर्मला सीतारमण। ठीक, चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं। देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कि कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट है इस बार का, और यह निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। और आपको बता दें, ये जो बजट है, केंद्रीय बजट, एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। तो इसमें एक ये वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है, साल में, मतलब पूरे साल में एक वित्तीय रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें सरकार के विकास के लिए जो अपनाई जाने वाली भविष्य की जो नीति होती है, उसके लिए आय कितना है, व्यय कितना है, उस सभी का आकलन यहाँ पर ब्यौरा पेश किया जाता है। ठीक है,
अगले पॉइंट पर यहाँ पर चलेंगे और जितने भी फैक्ट इससे रिलेटेड आप जानना चाह रहे होंगे या फिर जिसके भी एग्जाम में आने की पूरे चांसेस हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी फैक्ट आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हमेशा का टारगेट होता है जब भी हम करंट कवर करते हैं उसके साथ साथ में जीएस का क्वेश्चन भी तैयार होता चले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया है और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या प्रयोग किया गया है? अगर ये बजट का प्रयोग नहीं किया गया है तो किस चीज का किया गया? तो संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो बजट शब्द ये पूछा गया है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो किसका प्रयोग हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। आगे देखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। कहां पर किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। और आपको यहां पर अगला फैक्ट बताते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। किसने किया था? पहला बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले, जो हम आपको दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना मेहनत के एकदम से क्रीम क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दे रहे हैं, साथ साथ में जो फैक्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। करंट की क्लास जरूर ज्वाइन करिए। आपको हम हमेशा कहते हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करंट और आपका जीएस होगा। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ये मोरारजी देसाई के पास है। वो कितनी बार है? 101 बार है। इन्होंने ही पूरे 101 बार बजट पेश किए। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया। यूनियन बजट मोबाइल ऐप, इस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया ताकि संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप से आसानी से सुलभ हो सके। देखिए, ये हाल ही में चर्चा में है, तो यहां से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं। देश का पहला बजट 1947 में छपा था, 1947 में छपा था। उसके बाद बजट पेश करने की एक परंपरा रही, मतलब कि तब से 1947 के बाद बजट पेश ही किया जाता रहा। हर साल बजट दस्तावेज की छपाई होती थी और सील बंद करके इसे ट्रक से संसद भवन लाया जाता था। लेकिन इस बार पेपरलेस हुआ। लेकिन अब पेपरलेस बजट में पेपर के इस्तेमाल के बजाय पीडीएफ फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा और ये पीडीएफ फाइल सभी के लिए उनके फ़ोन पर उपलब्ध होगी। और ये फैसला कोविड की वजह से लिया गया ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या फिर अंडमान निकोबार में? विकल्प कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, लद्दाख में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद देश के सामने बजट पेश किया, जो कि 2021 का बजट है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जबकि गैर सरकारी संगठनों की मदद से 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, तो लेह में ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। कितने? 15,000 स्कूलों को। और अगला पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया है। ठीक, आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? नारी शक्ति या फिर यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत से आत्मनिर्भरता आ गई है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, आत्मनिर्भरता। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर करते चलते हैं। तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को साल 2020 का हिंदी शब्द चुना है। साल 2020 का हिंदी शब्द चुना है।
ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2020 के हिंदी शब्द के चुनाव के लिए समिति का गठन किया था और इस समिति ने आत्मनिर्भरता शब्द को साल 2020 का हिंदी शब्द चुना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि कोरोना महामारी कोविड-19 के प्रारंभ के महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के दौर में आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, तब उन्होंने एक देश के तौर पर आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया था। और ये आत्मनिर्भर भारत, ये शब्द इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, आप सभी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस और नगर सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर करते चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और नगर सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है। क्या? कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है। और अगला पॉइंट आपका है, कोविड-19 महामारी में उत्पन्न संकट के दौरान मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के लिए यह पदक दिया जाएगा। ठीक, कब दिया जाएगा? इसलिए दिया जाएगा। उद्देश्य भी आपको समझ में आ गया। और इससे कोविड-19 महामारी के योद्धा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उनका मनोबल बढ़ेगा और निष्ठापूर्वक ये जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं साथ साथ में, देखिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती करंट की जिसमें हम यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव को फॉर्म में ना रख करके ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट हम आपको यहाँ पर पूरा पॉइंट रख देते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम पॉइंट कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपका न्यूज में है, दुर्लभ रेनाटी चोल अभिलेख। दुर्लभ रेनाटी चोल अभिलेख, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर करेंगे, करंट का है ही, साथ ही साथ में हमें इससे जो जीएस का पोर्शन है वो कवर करना। आपको एक यहाँ पर टेक्निक बताते हैं। देखिए जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं, आप कहते हैं कि ये कहाँ से आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कहीं से नहीं आता। जो करंट में चल रहा होता है, ये करंट में जो करंट चल रही होती है उससे रिलेटेड ये जीएस पूछा जाता है। यही सबसे बड़ी टेक्निक है। और अगर इसे आपने पकड़ लिया तो आपका पीसीएस हुआ, आईएएस हुआ, सब बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। जीएस कहीं से नहीं पूछा जाता, जो करंट में चल रहा होता है अगर वो करंट से नहीं पूछते। जैसे आपको यही हम ये जो न्यूज़ है यही हम आपको डिटेल में समझाएंगे। जैसे दुर्लभ रेनाटी चोल अभिलेख, यहाँ से अगर आपका करंट से ना पूछा जाएगा, जीएस से 100% आ जाता है। इसी तरीके से आ जाता है। आप कहते हैं कि पता नहीं जीएस में कहाँ से पूछ लिया, तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। आपने नदियाँ पढ़ा, पर्वत पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, लेकिन यहाँ से आप पूछ लिया जाएगा। यहाँ से संस्कृति से रिलेटेड, कला और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे। अभी आप देखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में, कहाँ पर, किस जिले में? कडप्पा जिले में एक दुर्लभ अभिलेख की प्राप्ति हुई है। ये किस में है? ये तेलुगु भाषा में है। ठीक है, इसे रेनाडू के तेलुगु चोल अर्थात रेनाटी चोल से संबंधित माना जा रहा है, जो 8वीं शताब्दी से संबंधित है। ये 8वीं शताब्दी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अगला आपका पॉइंट, इस अभिलेख में ब्राह्मण को दान स्वरूप दी गई भूमि का उल्लेख है। इस अभिलेख में ब्राह्मण को दान स्वरूप दी गई भूमि का उल्लेख है, जो 6 मार्टस भूमि मापन की इकाई है। ध्यान रखिएगा। अब आगे यहाँ पर देखेंगे, देखिए मंदिर निर्माण की नागर शैली। आपको यहाँ पर बता दें, अगला पॉइंट आपका आ जाता है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई और यह मंदिर नागर शैली में निर्मित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर और बताते चलते हैं। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? ये स्थापत्य की नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, उत्तर भारत। ठीक है, आपको यहाँ पर अगला पॉइंट ये भी बताते चलते हैं, ओडिशा व खजुराहो निर्मित मंदिर ये नागर शैली से संबंधित है। ठीक है, सारे जितने भी फैक्ट हम आपको बता रहे हैं एकदम से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये मंदिर निर्माण की नागर शैली की बात हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट करने लग गए हैं। अगला यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड, अब नागर शैली क्या होती है? मंदिर निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर
जिसे हम कहते हैं जगती, जगत कहते हैं, थोड़ा सा ऊंचा ऐसे बना दिया जाता है फिर वहां पर बनाया जाता है। तो मंदिर निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर होता है जिसे हम जगती कहते हैं, या गांव की भाषा में जगत कहा जाता है। जैसे कुएं वगैरह का जो कुआं ये बनता है तो उसके किनारे का जो पोर्शन होता है उसको जगत बोलते हैं, ठीक है, हमारे गांव में बोला जाता था। मंडप, मंदिर के प्रवेश से संलग्न एक सभागार या बरामदा जिसमें लोग एकत्रित होते हैं। पहले मंडप बन, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊंचे पे बनेगा मंडप बनता है। हमारे हर मंदिर में मंडप जरूर बना होता है। गर्भगृह होता है एक लघु कक्ष जहाँ मंदिर के मुख्य देवता का मतलब आसन होता है। जो अंदर जहाँ पर थोड़ा सा ही घर होता है उसे हम गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। नागर शैली में ये चीजें होती हैं। कला और संस्कृति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पर शिखर में मंदिर का शीर्ष भाग पर्वतनुमा या मुख्य देवता का शिखर सबसे ऊंचा होता है। शिखर पर प्रदक्षिण पथ, गर्भगृह के चारों ओर एक गली होता है जहां पर हम प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब चक्कर लगाते, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये नागर शैली जो कि हमारे हर मंदिर में एग्जाम्पल के तौर पर ये देखने को मिल जाता है। इसमें विशेष क्या होता है, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें हम गोपुरम कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर अब अगला है लिंगराज मंदिर। ये भी चर्चा में था, तो करंट से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न बनता है। नहीं करंट से होगा तो जीएस का पोर्शन हम कवर करते चलते हैं। तो करंट और जीएस का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने हमेशा कहा है, देखिए न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, न्यूज़ सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट उठाना किसको आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये काम हम कर रहे हैं, आप इसका बस फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएं। अब यहाँ पर देखिए, ओडिशा सरकार ने लिंगराज मंदिर की पुनर्सज्जा की घोषणा की, पुनर्सज्जा की घोषणा कर दी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाने का काम मेरा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लिंगराज मंदिर नॉर्मल नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर फोकस किया गया। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंश के शासक जजाति केसरी ने किया था, इनके द्वारा करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। इस मंदिर का, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 11वीं शताब्दी में सोमवंश के शासक ने कराया था। इनका नाम क्या था? जजाति केसरी। और ये भगवान, ये जो मंदिर है किसको समर्पित है, यानी कि यहाँ पर किस देवता की पूजा होती है? तो यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे, मंदिर की जो स्थापत्य कला है कलिक शैली से संबंधित है, जो नागर शैली की एक उप शैली है। नागर शैली की एक उप शैली है ये कलिक शैली, ठीक। चलिए अगले यहाँ पर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि चर्चा में था, किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार। किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये आप देखिए, हाल ही में पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसका जो किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार है, इसके पूरे 90 वर्ष पूरे हो गए। ये कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को हुआ था और इसके पूरे 90 साल हो गए। और आपको बता दें यहाँ पर इसके बारे में कुछ हिस्ट्री। नमक सत्याग्रह के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान का गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में खुदाई खिदमतगारों का एक समूह पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एकत्रित हुआ था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सैन्य दलों द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये इसके बारे में पूरा इतिहास हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अब आगे यहाँ पर देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। इनका जन्म कहाँ पर होता है? इनका जन्म होता है अफगानिस्तान में। कब होता है? 1890 में होता है। इनके कई उपनाम हैं। इनके उपनाम में आता है फ़क्रे अफ़गान, बादशाह खान, बाचा खान, पश्तूनों के नेता। ये पश्तून एक मुस्लिम नृजाति समूह है। और ये राजनीति में कैसे प्रवेश किए? तो रोलेट एक्ट, जो 1919 का था, रोलेट एक्ट, इसके विरोध में ये राजनीति में प्रवेश करते हैं। और पश्तूनी के मध्य लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार जो ईश्वर के सेवक अपने को मानते थे, इनकी स्थापना की, ठीक है, खुदाई खिदमतगार। अब यहाँ पर आगे देखिए, सीमांत गांधी, अमीर चंद बोम्बवाल द्वारा इन्हें कहा गया।
अब पूछेंगे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। और ये सीमांत गांधी किसके द्वारा किया गया है, तो अमीर चंद बोमवाल के द्वारा इन्हें सीमांत गांधी की मतलब का उपनाम ये दिया गया। इन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था। 1987 में भारत रत्न से ये सम्मानित भी हुए। कब? 1987 में, 1987 में। और आपको बता दें ये ऐसा मतलब भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये प्रथम गैर भारतीय थे। प्रथम गैर भारतीय पहले, ये भारतीय नहीं थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और हमेशा की तरह आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के जो जितने भी प्रश्न हैं उनका कर लेते हैं जल्दी से हम सुपरफास्ट रिवीजन। आज के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए सही हो जाता है, लद्दाख में। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, आत्मनिर्भरता को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की क्लास का जो सुपरफास्ट रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम सभी स्टूडेंट 5 दोस्तों में अपने शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन, और लास्ट में करेंगे आज का सवाल। किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, केरला। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नियोम प्रोजेक्ट, इसके संदर्भ में शर्ती कथनों का चयन करें आप। ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाता है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, सऊदी अरब के द्वारा चलाया जा रहा है, और दलाइन शहर इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हाल ही में जारी राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभ्यारण्य के मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में निम्न में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य बेस्ट परफॉर्मर रहा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, हाल ही में जाफर ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शन डी सही हो जाता है, किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में किसे सौंपी गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है, भारत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया? खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया। ऑप्शन डी, खाद्य और कृषि संगठन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की? हरियाणा, असम, पंजाब या राजस्थान? ऑप्शन सी सही हो जाता है, पंजाब। ऑप्शन सी सही हो जाता है, पंजाब ने। ये रहा हमारा सवाल आज के लिए। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, साथ ही साथ में आपके फीडबैक का भी, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मुनमुन ब्लॉग्स, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा और ये चैनल पर भी आपका इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।